नमस्कार दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित इकाई 7 में उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कालजयी कहानी है, जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं। देखते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाए। कहाँ की बात हो रही है? अमृतसर। याद रखिएगा मित्रों, सभी नोट करते जाइएगा। जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थिर करते, कभी उसके गुप्तगू अंगों से डॉक्टर को लजाने वाला परिचय दिखाते, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनकी पैरों की अंगुलियों के पोरों की चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिने सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने होते हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। ये इम्पोर्टेंट है मित्रों। इसका अर्थ देखते हैं। तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है। प्रश्न किया जाता है कि हट जा जीड़े जोगिए का अर्थ, तो तू जीने योग्य है, हट जा कर्मा वाली है तो भाग्य वाली है, हट जा पुत्ता प्यारी है तो पुत्रों को प्यारी है। तो याद रखिएगा मित्रों, इंपॉर्टेंट पद है, लाइन है, जिसका अर्थ यूजीसी नेट के प्रश्न में दिया जाता है। तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथरे से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। दोनों क्या थे? अमृतसर के जगह पे है ना, अमृतसर जगह में मिले थे और दोनों क्या सिख थे। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। जो लड़का था वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। याद रखिएगा मित्रों कि लड़का क्या लेने आया था, वो अपने मामा के लिए केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया, और जो लड़की थी वो रसोई के लिए बढ़िया लेने आए थे। दुकानदार एक परदेसी गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिने बिना हटता न था। लड़का पूछता है, तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतरसी की बैठक में, वह मेरे मामा हैं। उनके मामा कौन थे? अतरसी। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। उनके मामा का घर कहाँ था? लड़के के मामा का घर गुरु बाजार। इतने में दुकानदार निपटा, इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ देर दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का अर्थ सगाई, शादी, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की सीध ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। वो हताश हो गया। वह सुनते ही कि मेरी कुड़माई हो गई, सुनते ही लड़का हताश हो गया।
राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गरज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यह दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सी और 3 दिन, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं मिल लेती। कहती तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। इम्पॉर्टेंट है मित्रों, ये प्रश्न किया जाता है कि यह लाइन किस कहानी से लिया गया है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ये अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजार सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सी बोला, पर क्या करें, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलिया से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासी शाम हो गई है। खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सी पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सी ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धुआं ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। चुप कर, यहाँ वालों को, लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे। यह वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सी कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे चढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा। भाई किरत सी की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सी ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की बात लगाई? मरे जर्मनी तुरक। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिसूर न जान दिए। कर लेना लौंगा दबा पार मड़िए। कर लेना नादेड़ा सौदा अड़िए। ओए लाड़ा चटाका कदुए नू का बाड़िए वे मज़ेदार गोरिए। हुड़ लाड़ा चटाका कदुए ने। हुड़ लाड़ा चटाका कदुए नू। कौन जानता था कि दाढ़िया वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है।
बोधा सी खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सी के 2 कंबल और एक बरान को तोड़कर सो रहा है। लहना सी पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सी के दुबले शरीर पर। बोधा सी कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सी ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो बोल के कौन दे देता है? लहना सी। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलास से बुन बुन कर भेज रही हैं मैं। गुरु उनका भला करे। यो कर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यो कहकर नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सी। कौन? लपटन साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जा, उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब दूसरा हुक्म न मिले, डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सी ने उसे रोका। लहना सी आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। बोधा के पिता कौन थे? सूबेदार। लहना सी वही लड़का था जो अमृतसर में जिस लड़के की बात हुई थी, वही उसी का नाम था लहना सी। लहना सी समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सी समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियाँ वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सी ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। लपटन साहब कितने वर्ष तक उसके रेजिमेंट थे? 5 वर्ष तक। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लहना सी किससे बात कर रहे हैं? लपटन साहब बन के जो आया था। लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के मज़े यहाँ कहाँ। याद है परसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगादारी ज़िले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी और आपकी एक गोली कंधे पे लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था रेजिमेंट के मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सी, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सी खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। कौन? वजीरा सी? हाँ, क्यों लहना, क्या क़यामत आ गई? ज़रा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, क़यामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। कौन आया था लपटन साहब बन के? कोई जर्मन। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है और बातें की। शौहर साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन में पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ।
अभी दूर, बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है। चले आओ, खंदक के पीछे से ही निकल जाओ, पत्ता तक ना खुड़ के देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहाँ ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म है जमादार लहना सी, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सी दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सही जलाकर गुत्थी रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सी ने साहब की कुन्नी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सी ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मिन गाट कहते हुए चित हो गए। लहना सी ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपने जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सी हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखी सीख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नीलगायें होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियाँ पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसे साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना सी ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सी कहता गया, चलाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतना बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने का ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गोहत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया। डाक बाबू कौन, क्या नाम था? पोल्हू राम। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मोड़ दी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। इतने में साहब की जेब में से पिस्तौल चली। लहना सी की जांग में गोली लग गई। लहना के जांग में गोली लग गई। इधर लहना हेनरी मार्टन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सी ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। कितने जर्मन थे? 70 जर्मन थे मित्रों, याद रखिएगा। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिख तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और बाकी लेटे हुए थे। और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु जी की फतह, वाहे गुरु जी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्कों के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने में लहना सी के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाहे गुरु जी दी फतह, वाहे गुरु जी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या खेत रहे थे या करा रहे थे। कितने जर्मन? 70 में से 63 जर्मन खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सिखों में कितने के जान गए? 15 के। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली लगी थी। लहना सी की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा पुल लिया। बाकी का साफा कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है।
लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणो उपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कर रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जाग में पट्टी बंधवानी चाहिए। बोधा सिंह जोर से बर्रा रहा था, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम। और सूबेदार ने जी की सौगंध, इस गाड़ी में ना चले जाओ और तुम मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। सूबेदारनी क्या नाम था? होरा। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तो ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिर्फ 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। देखिए मित्रों, बता रहे हैं वही लड़का जहाँ अमृतसर में एक लड़का लड़की की मुलाकात एक दुकान में हुई थी। उस लड़के का नाम लहना सिंह था। कितने वर्ष का था? 12 वर्ष। सभी याद रखिएगा। अमृतसर में मामा के यहाँ गया था, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती है। वो लड़की कितने उम्र की थी? 8 साल की। जब वो पूछता कि तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछा। उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। ये सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। उस मुलाकात के बाद क्या है, 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। वो लड़का जो 12 वर्ष का था अमृतसर में, वो लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में क्या जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो घर आया हुआ था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि और मैं बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार हजारा सिंह नाम था सूबेदार जी का। उनके पुत्र कौन थे? बोधा सिंह। उनको भी साथ लाने के लिए लहना सिंह को पत्र भेजा गया था, संदेश भेजा गया था। सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह को सूबेदार बहुत चाहता था और उनका जो घर था रास्ते पर पड़ता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में निकल कर आया। बोला, लहना सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना। कहा, आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ,
मेरे तो भाग फूट गए हैं। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लॉयलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तिमियों की एक घघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ है। कौन था वो? बोधा सी। उसे फौज में भर्ती हुए कितने वर्ष हुआ था? 1 ही वर्ष। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी जिंदा नहीं बचे। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते मेरे भाग तुम्हें याद है? एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। कौन कह रही? वही लड़की जो 8 वर्ष की थी, अमृतसर में लहना सी से मिली थी, सूबेदार की पत्नी बन गई थी। सूबेदार हजारा सी की पत्नी होरा और उसका पुत्र एक ही था, बोधा सी। दोनों क्या थे? फौज में थे। उनके जान बचाने के लिए लहना सी से वही होरा सूबेदारनी अपना आंचल पसारती है। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना से भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सी पानी पिला दे, उसने कहा था। लहना का सिर अपने गोद में रख वजीरा सी बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना फिर चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरासी? वजीरा ने कुछ समझा कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर लग रहे। वजीरा ने वैसा किया। वजीरा सी कौन था? लहना सी का भाई। हाँ ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यहाँ आम खूब पलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाएंगे। किरासी कौन थे? उसके चाचा। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतनी बड़ा यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सी के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची, मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना से। देखिए पेपर में, फिर अखबार में यह न्यूज आया कि फ्रांस और बेल्जियम में जो युद्ध हुआ, मैदान में घाव से मरा नंबर कौन सा? लहना सी का, जो 77 सिख राइफल जमादार था लहना सी, उसकी मृत्यु हो गई है। सूबेदारनी ने कहा था, यही इसलिए इस कहानी का शीर्षक रखा गया था, उसने कहा था। धन्यवाद मित्रों।